अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बज़ाहिर अदम इस्तेहकाम का शिकार लग रही है क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं और अभी तंजीम साजी शुरू भी नहीं हुई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में बज़ाहिर ज़्यादा तादाद PTI छोड़ कर आने वाले सियासतदानों की है। वो टीम जो PTI में रहकर नया पाकिस्तान नहीं बना सकी, जो तब्दीली नहीं ला सकी, क्या वही टीम एक नए नाम से सियासी मैदान में आकर आवाम के लिए नया कुछ कर पाएगी? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन बज़ाहिर मुआशी और सियासी बदहाली को इस्तेहकाम देने की बात ये लोग ज़रूर कर रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अभी तक इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो सकी है, ना ही आवाम में कोई मकबूल बयानिया इन्होंने सामने रखा है। पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से औकाफ का इंतखाबी निशान मांगा तो कमीशन ने वो भी अलॉट नहीं किया। ऐसे में ये भी एक हकीकत है कि पहाड़ जैसे हुकूमती इत्तेहाद और तीन बार हुकूमतें करने वाले पार्टियों के सामने वाहिद और नातवा अपोजिशन यही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने का ये दावा है कि आम इंतखाबात में सबको सरप्राइज़ मिलेगा। पार्टी के हालिया इजलास में जहां सियासी सरगर्मियों को तेज़ करने का फ़ैसला किया गया, वहीं पंजाब के अलावा दूसरे सूबों में भी किस्मत आजमाने का प्लान बनाया गया है। इस मकसद के लिए पार्टी रहनुमाओं को टास्क भी दिए गए हैं। 15 महीनों में नून लीग समेत PDM जमातों की नाकिस परफॉर्मेंस और 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हालत है, इसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपने लिए एक प्लस पॉइंट समझ रही है। मुमकिन तौर पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील से IPP का ख्याल है कि मुल्क की सियासत एक नया रुख इख्तियार करेगी। मैं बात करूँगी, मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुराद राज साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब आपका। मुराद राज साहब, आपकी पार्टी के अंदर ये सोच है, ये गुमान है कि इस वक्त जो 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का जो हाल है और पिछले 15 महीनों की जो PDM हुकूमत की कारकर्दगी है, इस सब का फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। लोग आपकी जानिब मतवज्जे होंगे, लोगों का जो वोट है वो आप लोगों को मिलेगा। इतना गुमान क्यों है? आप लोग भी तो उसी PTI का हिस्सा थे जो 9 मई के जो दिन था, जो कार्रवाइयाँ थी, उसका हिस्सा रहे सब लोग। तो आप लोगों को इतना गुमान क्यों है कि ये सारा प्लस पॉइंट और ये सारा आप लोगों के हिस्से में आएगा? देखिए शाज़िया, मैं आपको ये बताऊं कि जो सब हुआ है वो सबके सामने है। कोई किसी से भी कोई चीज छुपी भी नहीं है, क्योंकि आजकल तो आप सोशल मीडिया के जमाने में सब चीजें लोगों के सामने होती हैं। जो PTI में मेजर चीज थी वो ये थी कि लड़ाई सारा वक्त की ये चोर है, वो चोर है। कोई ऐसी चीज नहीं हो रही थी जो कि पॉजिटिव हो, कि मुल्क के लिए पॉजिटिव हो, लोगों के लिए पॉजिटिव हो। जो हमारे में और उनमें ये फर्क होगा कि आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो भी मसले होंगे उनको बैठ के हल किया जाएगा, बजाय कि सिर्फ हम एक ही टोन पकड़ी रखें कि नहीं जी इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, किससे बात नहीं करनी। तो आप आज देख लें कि PTI कहां पे खड़ी है। इसलिए आई थिंक जो मसले हैं, 3.5 सालों के बाद आप नहीं समझते एक ट्रस्ट डेफिसिट तो हुआ है आवाम के बीच में और आप लोगों के बीच में? क्योंकि आप लोग भी जिस PTI के खिलाफ आज लोग बातें कर रहे हैं, जिस PTI की पॉलिसीज के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उन्हीं पॉलिसीज का आप लोग हिस्सा रहे हैं। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट तो पैदा हुआ है कि कल आप लोगों पर अवाम एतमाद करते वो ठीक था, या आज आप एक नए नाम से नई पार्टी में आप लोग हिस्सा ले चुके हैं, उस पर आप लोगों पर एतमाद किया जाए। ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। शाज़िया, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ट्रस्ट डेफिसिट है, मगर उसको आप वापस रीबिल्ड करते हैं ना ट्रस्ट डेफिसिट को। आप ये तो नहीं कि ट्रस्ट डेफिसिट को उसी तरह रहने दें, क्योंकि PTI का अगर आप इस वक्त देखें तो ट्रस्ट डेफिसिट, लेकिन ये टाइम लेगा ना, इट विल टेक टाइम। इलेक्शंस होने वाले हैं, फौरन से आप लोग आवाम के पास जाएंगे तो कैसे इसको करेंगे? देखें हम में से कोई भी वो पॉलिटिशियन नहीं है जो कि पहली दफा इलेक्शन लड़ रहा हो या नया पॉलिटिक्स में आया हो। हम सब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, 2 दफा इलेक्शन, एक दफा इलेक्शन जीत के आए हुए हैं और सारे विनर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन जीते हुए हैं। इसलिए तब सिनेरियो डिफरेंट था ना। 2018 के इंतखाबात में जीतने की बात करें, सिनेरियो डिफरेंट था। या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनके नाम पर वोट मिले, उनके मंशूर पर, उस पार्टी के मंशूर को वोट मिले, उस पार्टी के बयानियों को वोट मिले, या शख्सियात के वोट तो नहीं थे वो। नहीं, मगर देखें अगर आप इतना ज्यादा इस पे कहें कि जी सिर्फ के नाम पे वोट मिला है, तो फिर लाहौर में सिर्फ 6 सीटें 30 में से क्यों निकाली आपने?
बाकी सीटें आप क्यों नहीं जीत सके? अगर सिर्फ नाम का ही वोट था तो बाकी सारे किस तरह 22 लोग हार गए इलेक्शन। लाहौर की मैं सिर्फ एक शहर की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। और लाहौर जो कि किला है पॉलिटिक्स का पंजाब का, तो अगर आप कहें कि सिर्फ के नाम पे वोट था तो आई थिंक वो अनफेयर होगा कैंडिडेट्स के साथ भी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि तो फिर जो बाकी 22 लोग थे उनके साथ भी तो थे ना, तो फिर वो क्यों नहीं जीते? सो इसलिए मेरे ख्याल से वो कहना एक थोड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। आई एग्री का वोट है, सब चीजें हैं, मगर मैं सिर्फ इस बात पे एग्री नहीं करता कि आप अक्रॉस द बोर्ड कह दीजिए कि अगर उनका नाम है तो वोट मिलेगा वरना वोट नहीं मिलेगा। तो फिर बाकी 22 लोगों को भी जीतना चाहिए था, या उनमें से कम 50% को तो जीतना चाहिए। तो बाकी भी तो इसलिए इंतखाबात में हिस्सा लेने आए थे ना जो जीते हैं। मुस्लिम लीग नून भी तो गढ़ है ना। मैं बिल्कुल आपसे ये कह रहा हूं कि मगर फिर पीटीआई के लोग भी तो कम से कम 50% तो जीतने चाहिए था ना। अगर सिर्फ का वोट था तो फिर बाकी लोगों को भी तो जीतना चाहिए था। 50% को मैं ये नहीं कह रहा 100% को जीतना चाहिए था, 50% को तो जीतना चाहिए था। सो एक इलेक्शन जो होता है ना, मैं आपको ये बताऊं शाजिया कि एक बिल्कुल डिफरेंट केमिस्ट्री है। इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन की तैयारी करनी, इलेक्शन को मैनेज करना, सब चीजें करना एक कंप्लीटली डिफरेंट साइंस है। अभी तक अगर देखें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बयानात सिर्फ अभी इसी हद तक महदूद हैं। तहरीक इंसाफ ने ये कर दिया, ने ये कर दिया, पीटीआई के खिलाफ आप लोगों का जो बयानिया अभी वही ज्यादा नजर आता है ना। लेकिन आप लोगों ने लोगों के लिए क्या करना है वो अभी चीजें खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। मैं आपको सबसे जरूरी चीज बताऊं शाजिया कि इसमें क्या है। सबसे जरूरी चीज जो है ना वो पाकिस्तान का डेट है। आप कर्जा लेते हैं कर्जों की पेमेंट्स करने के लिए, सबसे जरूरी चीज जिसकी कोई बात नहीं कर रहा। आप जब तक पाकिस्तान के डेट को रीस्केड्यूल नहीं करेंगे आप इसी दलदल में फंसे रहेंगे। पैसे लेंगे उधार पे, और जो आपने पहला उधार लिया हुआ है कर्जा लेके कर्जे की पेमेंट कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम इस वक्त। जब तक आप पाकिस्तान के इस डेट को रीस्केड्यूल नहीं करेंगे हम इस दलदल में से कभी भी नहीं निकलेंगे। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। बजाय कि हम ये जी 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, 20 रुपए कम कर दिया, 10 रुपए बिजली बढ़ा दिया, 10 रुपए कम कर दी, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। जो आपकी ये वो हालत है शाजिया कि आप बुलेट वूंड जो है ना उसके ऊपर बैंडेड लगा रहे हैं कि जी इसकी प्राइस इतनी बढ़ा दें। और जो ये आजकल कवानीन बनाई जा रहे हैं, पास करवाई जा रहे हैं, देखें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं क्या पड़ना। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में या पंजाब में मुस्लिम लीग नून एक ताकतवर जमात है, उसके मुकाबले में आप लोग अपनी जमात को कहाँ रेट करते हैं? कि किस हद तक आप लोग शिकस्त देने में कामयाब हो पाएंगे? देखें इलेक्शन तो हम इंशाल्लाह ताला भरपूर लड़ेंगे और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे। दूसरी चीज ये है जब रिजल्ट आएगा सबके सामने होगा। मैं यहाँ बैठ के कोई बड़ी बातें नहीं करना चाहता, मगर इंशाल्लाह ताला आप देखना जब रिजल्ट आएगा सबके सामने होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की क्या सोच है? जो इंतखाबात हैं ये पुरानी मरदमशुमारी पर होने चाहिए या नई डिजिटल मरदमशुमारी पर होने चाहिए? ऑल्दो कल फैसला होना है मुश्तरका मफादात काउंसिल में, कल इजलास बुलाया हुआ है। आप लोगों की पार्टी की क्या राय है इस हवाले से? देखिए मेरे ख्याल से पुराने पे ही हो जाने चाहिए, क्योंकि अब फिर अगर हम नए की तरफ जाएंगे तो फिर इलेक्शन डिले होता है। इलेक्शन डिले होता है तो मुल्क को नुकसान होता है, मुल्क को नुकसान होता है तो आम आवाम को नुकसान होता है। इसके अंदर सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज ये है कि जब इलेक्शन होगा जिसको मैंडेट मिलेगा 5 साल का, वो जब आएंगे आप देखना कि आप किसी और मुल्क से बात करते हैं, चाहे वो आपको पैसे दे रहे हो, चाहे आपको लोन दे रहे हो, जिस तरह भी दे रहे हो, सही लोग कमिटमेंट करना चाहते हैं जिनके पास मैंडेट है लोगों का 5 साल के लिए। ना कोई इंटरिम गवर्नमेंट से बात करना चाहता है। इंटरिम गवर्नमेंट का और कोई काम नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है सिवाय इलेक्शन करवाने के। वो आए इलेक्शन करवाएं, इंशाल्लाह ताला जिसको भी हुकूमत मिलती है मिले, ताकि इस मुल्क के हालात हम बेहतर कर सके, लोगों के हालात बेहतर कर सके और मुल्क को आगे चलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब, इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई को पिछले कुछ अरसे से सियासी और कानूनी महाज पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। एक तोशाखाना केस है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस केस में चेयरमैन पीटीआई को नाअहल किया जा सकता है। पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात के बावजूद इस केस पर सेशन कोर्ट में ट्रायल बड़ी तेज़ी से जारी था, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की 8 दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए न सिर्फ ट्रायल को ब्रेक लगा दी है, बल्कि तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार दिया है और हुक्म दिया है कि सेशन कोर्ट फ्रीकैन को दोबारा सुने और फिर केस के काबिल समाअत होने का फैसला करे। लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की चेयरमैन पीटीआई की जो दरखास्त है उसको भी मुस्तरद कर दिया है और फैसला सुनाया है कि जज हुमायूं दिलावर की अदालत ही इस केस को सुनेगी। हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद तोशाखाना केस का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या चेयरमैन पीटीआई के सर पर नाअहली की लटकती तलवार का खतरा फिलहाल टल गया है या कुछ अरसे के लिए वक्ती रिलीफ? इसको समझे। पीटीआई की वकला टीम पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई के वकला की सारी तवज्जो तोशाखाना केस में ट्रायल रोकने पर रही है। केस को चलने ही नहीं दिया जा रहा, भाई कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया जाता है। सवाल उठता है कि चेयरमैन पीटीआई खुद एहतसाब के बड़े दाई हैं, तो अपनी बारी आने पर भाग क्यों रहे हैं? कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। पीटीआई वकला विंग की आइंदा की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी क्या होगी? मैं बात करूंगी शुएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन भी हैं, उनके केसेस के वकील भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब आपका। शुएब साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आज का फैसला है सेशन कोर्ट के हवाले से कि अभी आप इस पर फैसला न दें, मज़ीद आप दलाइल सुने, अभी फैसला नहीं आप दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक कोई फैसला नहीं सेशन कोर्ट भी कर सकता। तो ये वक्ती रिलीफ है या आप समझते हैं कि खतरा टल गया है नाअहली का? मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, तजादात से भरा हुआ है। एक तरफ तो वो कहते हैं दूसरे केस में नोटिस कर दिया कि जो हमारे गवाहान की फहरिस्त को ही खारिज कर दिया, लेकिन प्रोसिक्यूशन अपने गवाह देती है, उसके ऊपर मुल्जिम का जो वकील है वो जिरा करता है। फिर मुल्जिम से पूछा जाता है अंडर सेक्शन 342 क्या ये जो कुछ आप अपनी गवाही में अपने हक के अपने दिफा में क्या कोई गवाह पेश करेंगे, उसकी लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी जाती है। लिस्ट देने के बाद वो गवाहान को पेश किया जाता है, उसको रीजनेबल टाइम दिया जाता है। इसमें उसने एक दिन में ये फैसला किया 12 बजे कि जी 1:30 बजे अपने गवाहान को लेकर आइए। जब हमने उनको दरख्वास्त दी कि जनाब वो तो गवाहान कराची में हैं, ज़ाहिर है वो टैक्स कंसल्टेंट हैं, अकाउंट से रिलेटेड लोग हैं, वो तो कराची से आएंगे, तो उसने कहा जी ये रिलेटेड ही नहीं है, मैं डिसमिस करता हूँ। एक दिन के अंदर अंदर, मतलब 1.5 घंटे के अंदर जब उस पर नोटिस कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जो कल फैसला दिया उसके अंदर कहा कि उसको अगले हफ्ते में सुनेंगे क्योंकि आपके गवाहान के बगैर वो ट्रायल मुकम्मल ही नहीं होता। और साथ ही ये कह मतलब कि अब जो गवाहान का मामला है वो अगले हफ्ते तक चला गया है जी, जिन गवाहान को पेश करना चाहते थे। जी अब मसला ये है कि अब नीचे हुमायूं दिलावर ने ये लिख दिया कि जी कल आकर के बहस करें और अगर नहीं करेंगे तो मैं अपना फैसला सुना दूंगा। तो वो जो गवाहान का इशू है, हमारी गवाही तो ये कहना कि जी हम पेश नहीं होना चाहते, भाई हम तो कहते हैं हमारी गवाही तो सुनो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो। वो उसको सुने बगैर कैसे वन साइडेड कैसे फैसला दे सकते हैं? उसको इंक्वायरी मार कर दी कि 15 दिन के अंदर उसको इंक्वायरी करके रिपोर्ट करें। कल ये साबित हो जाता है कि वो जो पोस्टें उसने डिलीट की हैं वो उसके अपने फेसबुक अकाउंट से है जो उसने एडमिट किया है। तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि कल अगर तासुब साबित हो जाता है तो ऐसे जज को तीसरी मर्तबा दोबारा भेज दिया कि इस केस को काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला वही जज करेगा। लेकिन आप लोग तो चाहते ना दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए, ये भी तो फैसला आया कि केस बहरहाल हुमायूं दिलावर साहब ही सुनेंगे, ये आप लोग की दरख्वास्त कह रहा हूँ ना। हाँ। ये गलत है ना, मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ गलत है कि जब एक जज एक दफा माइंड डिस्क्लोज कर चुका है, दूसरी दफा माइंड डिस्क्लोज, लेकिन उस पोस्ट को सही मान कौन रहा है? अदालत ने मानी है उस पोस्ट को, तो सही मान कोई नहीं रहा ना। देखिए उन पोस्ट को वो जज तो मानता है ना, उससे पहले जवाब तो ले लो। वो ये कहता है मेरे फेसबुक अकाउंट से उसने अभी तक राइटिंग में कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो वर्बली कहा था कि मेरा फेसबुक का अकाउंट है, किसी ने लगाई थी 2014 से 2023 तक वो बरकरार रही, वही रही। तो आखिर आपने उसको डिलीट नहीं किया, आपने उसका नाम नहीं बताया, आपने उसको इंक्वायरी के लिए नहीं भेजा, तो वो पोस्ट फिर तो अकाउंट आपका है, तो फिर ये प्रिजम्पशन तो यही होगी कि ये आपके हैं। और दूसरी बात सिर्फ यही नहीं है ना, जब नैब की कस्टडी में थे 2 दिन के लिए
तो हुमायूं दिलावर साहब अपनी अदालत लेके चले गए, बगैर कोई कागज दिए, बगैर कोई डॉक्यूमेंट्स दिए, बगैर वकील के जाकर कहते हैं जी मैंने आप पे फर्द जुर्म आयद कर दिया। और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, जो ही कोई एप्लीकेशन किसी वकील ने दी है इनको, तो वकीलों के खिलाफ एक ऑब्जर्वेशन दे दी या उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। फिर यही नहीं है, उनकी छुट्टियां थी 14 लेकिन अब आप दोबारा से इस बात का फैसला करना है ट्रायल कोर्ट ने कि तोशा खाना जो है वो काबिल समात है या नहीं। अभी तो अब पहले इस पे दलाइल, हतमी दलाइल होंगे ना, पहले तो अब इस चीज़ का तो फैसला हो जाए कि तोशा खाना काबिल समात है भी या नहीं। देखिए, असल बात है कि उस जज ने जिसने 2 दफा अपना फैसला दे दिया, तो वो क्या कहेगा तीसरी मर्तबा कि मैंने जो फैसला दिया था वो गलत दिया था? वो कैसे अपना माइंड चेंज करेगा? उसका उसूल ये है, सेटल प्रिंसिपल है कि वो नए जज के पास जाए, वो पूरी एविडेंस देखे, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे, फिर हम उस बट देयर इज नो चॉइस ना। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कोई चॉइस नहीं है ना, उसी अदालत में लगेगा, वही जज साहब सुनेंगे, तो आप लोगों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, अगर कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाना है और अगर इंसाफ और कानून को हमने कत्ल करना है, अगर इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए, इस उसूल को हमने पामाल करना है। हमारे यहाँ फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 10A, बुनियादी हक है किसी भी मुल्जिम का, किसी भी शख्स का। अगर आइन की हमने पामाली करनी है तो फिर ठीक है। आप लोग ये समझते हैं कि अभी जो एक नाहली की तलवार लटक रही है के सर पर, वो अभी खतरा टला नहीं है? देखिए, कानूनी तौर पर तो इस केस में कोई जान नहीं है। मुझे बताएं कि कानूनी का जो मुजरिम है, जिन्होंने जुर्म किया है, वो लोग हैं जिन्होंने तोशा खाना से कानून कायदे के बरअक्स गाड़ियां ली हैं, जिसमें मरियम नवाज है, आसिफ जरदारी है, यूसुफ गिलानी है, नवाज शरीफ है, लेकिन वो तो आज मुद्दई बने हुए हैं इस केस में। दूसरी तरफ जिसने कानून कायदे के मुताबिक चीजें ली, उनको डिस्पोज ऑफ की, और अच्छा, इसमें जो गवाहान की जो फहरिस्त ने दी, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो सकता है इस केस में? उन गवाहान का, वो आने के लिए तैयार हैं, कब पेश होंगे? हक के दिफा का ज़ाहिर हक तो है अपने ट्रायल में, तो ये अगले ये भी बात, हाँ हमें अगर मौका ही देखे ना, अगर कल उसने फैसला कर दिया ना सिर्फ काबिल समात होने का बल्कि मेन केस का फैसला कर दिया, तो मुझे बताएं कि हम फिर अपना गवाहान कहाँ से लाएंगे? और हमारा जब मौक़िफ़ ही नहीं सुना जाएगा, हमारे गवाहान की गवाही नहीं आएगी, हमारे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं आएगी, हमें वन साइडेड एक्सपर्टी आपने ऑर्डर कर दिया। यानी अगर गलत काम भी करना है तो कम से कम उसके अंदर कोई पर्दादारी बज़ाहिर तो नजर आए कि आप इसमें इंसाफ का कत्ल नहीं कर रहे। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? पहले इस केस को इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, अदालतें बुला रही थी, जाते नहीं थे। अब जब पड़ी है सर पर, अब जब ट्रायल तेजी से होने लगा है, तो अब पता चला है कि नहीं, देयर इज समथिंग सीरियस, कुछ गलत, कुछ इसमें खतरा भी हो सकता है। पहले तो इसको अवॉइड कर रहे थे, कुछ समझ ही नहीं रहे थे इस केस को। नहीं, उसकी 2 वजूहात हैं। लोग जो कुछ बातें कर रहे हैं ना मीडिया में, वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, बल्कि बदनीयती से काम ले रहे हैं जो ये बातें करते हैं। मैं बताता हूँ, वजह ये थी कि जब इनके नोटिस आए उस वक्त उनके ऊपर कातलाना हमला हो गया। जब कातलाना हमला हुआ, वो लाहौर से ज़ाहिर निकल नहीं सकते थे 4 महीने 5 महीने के लिए। उसके बाद फिर उनको थ्रेट था, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कई लेटर्स हैं कि आपको जिंदगी को थ्रेट है। तो फिर उन्होंने F8 में उन्होंने कहा कि मैं पेश नहीं हो सकता, उसके लिए आप कोई भी ऐसी कोर्ट में, स्पेशल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में या ऐसी किसी जगह पे आप मेरा केस शिफ्ट कर दे तो मैं वहां पेश होऊंगा। और फिर उसके लिए एक मुल्जिम की तरफ से एक एग्जेप्शन का एक प्रिंसिपल है कि ठीक है, मेरी बिहाफ पे मेरे वकील पेश हो जाएंगे, आप प्रोसीड करें। और इसमें हुमायूं दिलावर के पास 40 से ज़ायद पेशियां हुई हैं, जिसमें कुछ अदालतों, कुछ केसेस में पेश हुए हैं कुछ तारीखों पे, और कुछ केसेस में एग्जेप्शन लेके हम वकील पेश हुए हैं। उसके लिए तो कानून का तरीकाकार है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमने कभी इनकार नहीं किया, हम नहीं पेश होना चाहते। लेकिन एक तो आपको उम्मीद है कल, आपको लगता है कि कल वो फैसला सुना देंगे इस पे? देखिए, कानूनी तौर पर तो वो नहीं सुना सकते, इसलिए कि पहले मेंटेनेबिलिटी पर फैसला होगा, और उन सबसे पहले कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस, हमारा जो हक दिफा है उसके ऊपर नोटिस कर दिया है अगले हफ्ते के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जब तक उसका फैसला नहीं होगा तो मेन केस का फैसला तो नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाह मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में आज ये वाज़े कर दिया है
कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं बल्कि आईनी जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत ने इलेक्शन के लिए फंड्स और सिक्योरिटी देने से इनकार किया था तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में आईनी पटिशन दायर करनी चाहिए थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से जमहूरियत को पटरी से उतारा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 254 की बुनियाद पर इंतखाबात में इल्तवा का जो मौक़िफ़ है ये गलत है। आर्टिकल 254 किसी को भी आईनी जिम्मेदारी से फरार का रास्ता नहीं देता। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन किसी सूरत भी खुद से इंतखाबात की डेट को आगे नहीं बढ़ा सकता। इलेक्शन कमीशन इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब भी अदालत में नहीं दे सका। तफसीली फैसले के साथ ही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने तो ये केस आज निपटा दिया, लेकिन एक बार फिर आम इंतखाबात का चैलेंज इलेक्शन कमीशन के लिए तैयार खड़ा है कि अब की बार इलेक्शन कमीशन तैयार है और पूरे मुल्क में बर वक्त इलेक्शन हो पाएंगे। शहर इक़्तिदार में इलेक्शन इल्तवा समेत निगरान सेटअप के लंबा चलने की भी चहमगोइयाँ कई रोज़ से गर्दिश कर रही हैं। कौमी असम्बली की आनियत मुद्दत ख़त्म होने में चंद रोज़ रह गए हैं और हुकूमत 9 अगस्त यानी मुकर्ररा मुद्दत से 3 दिन पहले असम्बली तहलील करने का ऐलान भी हो चुका है। हुकूमत के आखिरी दिनों में नई और पुरानी मरदमशुमारी की बहस है कि ये इतनी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कोई सियासी जमात नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन करवाने के हक़ में है तो कोई पुरानी से ही काम चलाने का मशवरा दे रहे हैं। ऐसे में सबकी नज़रें लगी हैं कल होने वाले मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास पर, जिसके बारे में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर मुश्तरका मफादात काउंसिल ने डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी तो इलेक्शन कमीशन को ज़ाहिर है फिर नई हल्का बंदियाँ करनी पड़ेंगी और सारे प्रोसीजर में इंतखाबात 4 से 6 महीने डिले हो सकते हैं। सियासी माहिरीन का ये मानना है कि इलेक्शन को अगले साल करवाने की सारी ग्राउंड तैयार है, बस ऐलान होना बाकी है। क्या वाकई में ऐसा है? मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन सोच क्या रहा है और इलेक्शन को लेकर इसकी तैयारियाँ क्या हैं? मैं बात करूँगी कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में जो ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। कंवर साहब, हुकूमत को तो हम यही कहते सुनते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है कब इंतखाबात होते हैं, लेकिन आज जब हमने सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला देखा पढ़ा जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने तो जमहूरियत को पटरी से उतारा है, ये इनकी आईनी जिम्मेदारी है, जो उज़र दिए गए आपको वो आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने से नहीं रोकता इनका आर्टिकल 254। तो क्या अब इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इंतखाबात 90 रोज़ में हो जाएंगे? देखा जी, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने आइंदा इंतखाबात के लिए एक बहुत खूबसूरत फैसला दिया है और उन्होंने आइन के आर्टिकल 254 की भी सही मैनर में तशरीह कर दी है, इंटरप्रिटेशन दे दी है। हम हमेशा कहते थे कि अगर कोई आईने की तौर पर कोई काम ना हो सका हो, आर्टिकल 254 के तहत तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रास्ता खोल दिया है कि नहीं, आर्टिकल 254 जो है इतना वसी तर उसके पास इख्तियारात नहीं है कि कोई आईनी प्रोविजन से आप गुरेज करें। लेकिन बहरहाल वो 14 मई गुजर गई और अब आपको नया चंद रोज में असेंबली भी डिसॉल्व हो रही है, तो आइंदा के लिए ये मुस्तकबिल के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल तकलीद भी है और काबिल मिसाल भी है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर है अपना एक तमाम, जब पार्लियामेंट ने आपको फंड नहीं दिए इलेक्शन में पाकिस्तान को, जो 21 अरब रुपए मांगे थे वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, तो फिर इलेक्शन में पाकिस्तान कहाँ से फंड लेता? लेकिन यही तो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को भी एड्रेस किया और कहा कि आईनी पटिशन दायर कर सकता था इलेक्शन कमीशन। इस मुद्दे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, पटिशन दायर कर सकते थे कि ये हुकूमत हमारे रास्ते में रुकावट बन रही है, हमें फंडिंग नहीं हो रही है, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। पाकिस्तान ने बड़े सही मैनर में डॉक्यूमेंट दिए। उन्होंने बाकायदा अस्करी क़यादत की तरफ से, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ से जो बाकायदा मालूमात दी गई थी कि हम आपको 3.5 लाख का इनकार नहीं दे सकते, वो स्टेट सिक्योरिटी का मामला है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 21 अरब देने से इनकार किया, कैबिनेट ने इनकार किया, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया, तो फिर इलेक्शन कमीशन कहाँ जाता? लेकिन बहरहाल एक गाइडलाइन है, हम एहतराम करते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले का और आइंदा के लिए इसको जो है एक मिसाल दे दी है कि आप इस तरह के मामलात में आर्टिकल 254 का सहारा ना लें। अब सबसे बड़ी अहम बात जो आपके सामने पेश आ रही है, वो कल जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास हो रहा है उसमें बड़ा अहम फैसला होना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को देखें और मुश्तरका मफादात के कौंसिल को भी देखें, तो अगर आज सरीनो हल्का बंदियां करानी पड़ गई, अगर कल गवर्नमेंट पाकिस्तान वफाकी हुकूमत गजट नोटिफिकेशन कर देती है डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से, तो आइन के आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आज सरीनो हल्का बंदियां करानी पड़ेंगी और वो आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, ये पता नहीं पिछले 2 हफ्तों में आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ है? आप वफाकी वुज़रा की स्टेटमेंट्स उठाकर देख लें, राना सनाउल्लाह हों
एहसन इकबाल हों और बहुत से वज़रा जो ये कहते नज़र आए कि हम नोटिफिकेशन, गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे, इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर ही होंगे। ये तो 2 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है, उसमें उन्होंने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि नई इलेक्शन जो है वो नई मर्दमशुमारी पर होंगे। तो ऐसा 2 हफ्तों में क्या हुआ है कि वफाकी वज़रा 2 हफ्ते पहले तक कुछ कह रहे थे और अब प्राइम मिनिस्टर ने आकर कुछ कह दिया और अब सबकी नज़रें लग गई हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास पर कि देखें क्या फैसला होता है अब कल। ये बात दुरुस्त फरमा रही है कि बकायदा 1-1.5 महीने से क्या 6 महीने से कह रहे थे कि जनाब नई डिजिटल मर्दमशुमारी आएगी तब देखेंगे। बाद में कहा जी वो तो नहीं चल, वो तो नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, आप पुरानी मर्दमशुमारी। इवन के एमक्यूएम को भी इसी चीज पर मनाने की तैयारी हो रही थी कि एमक्यूएम भी किसी तरीके से मान जाए, क्योंकि एमक्यूएम भी तो नहीं मान रही थी कि पुरानी मर्दमशुमारी पर हमने इलेक्शन लड़ना है। नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मर्दमशुमारी हमेशा मुतनाज़ा रही है, लेकिन कल जो फैसला आएगा मुश्तरका वफादात कौंसिल का, उसी में साथ बात एक खुल के सामने आ जाएगी। आया सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट मर्दमशुमारी को तौसीक करती है या रिजेक्ट करती है। अगर वो रिजेक्ट कर देती है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात करवाने का पाबंद है। और वो इलेक्शन कमीशन ने चंद हफ्तों पहले ये बाकायदा प्रेस रिलीज के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया था कि अगर वो डिजिटल मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन ना हुआ तो हम 5 अगस्त 2022 की बुनियाद पर जो हमने हल्का बंदी कर दी है उस पर हम इंतखाबात करवाएंगे। अगर 90 दिन की दरमियान में कोई आ गई शर्त वगैरह तो हम नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाब करवा देंगे। अगर 60 दिन का मसला पैदा हुआ, जैसे कि 5 साल पूरे होने पर, तो हम अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात करवा देंगे। ये इलेक्शन कमीशन का बाकायदा सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। अब हमने कल देखना है कि अगर मुश्तरका वफादात कौंसिल के फैसले के तहत हो जाता है फैसला, तो आप यकीन जाने कि ये 4 से 7 महीने लगेंगे। आप इसको, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि जो होता है ना हल्का बंदियां, ये कैंडिडेट के लिए जिंदगी और मौत की जंग होती है कि उसमें एक हल्का चला गया, एक यूनिट पहुंच चले गई, उसमें सारी 5 साल की मेहनत खत्म हो गई, तो बड़ी लड़ाई होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामले जाते हैं डिलिमिटेशन के फैसले। तो ये बड़ा आसान काम नहीं है। ये 4 या 7 महीने तो मैंने वैसे मिसाल दे दी। 4 से 7 महीने आप कहाँ से काउंट कर रहे हैं? नवंबर के बाद से काउंट कर रहे हैं या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ से आप देखेंगे? 3 महीने तो ये मिल गए इनको बड़े आसानी से। नवंबर 9 को खत्म, 3 महीने हो गए, 3 महीने आप आगे चलिए, 6 महीने हो जाते। मार्च अप्रैल तक जा सकती है बात। ये फरवरी का दूसरे हफ्ते में इंतखाबात होने के इम्कानात हैं, जबकि हल्का बंदिया का काम होने पर ये तकरीबन 6-7 महीने का अरसा रहता है। जमीनी हक़ाइक़ यही है, मुकदमे वगैरह भी चलेंगे। लेकिन अगर कल मुश्तरका वफादात कौंसिल में फैसला नहीं होता तो फिर ये इलेक्शन जो है वो नवंबर के पहले हफ्ते में इतवार के दिन हो जाएंगे, जो हमें जो पता चला है। अगर वो नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होने हैं तो हल्का बंदियों को उसका प्रोसेस ही 4 से 7 महीने का आप बता रहे हैं कि उस प्रोसेस को टाइम लगेगा, नई हल्का बंदियां करना, फिर उस हवाले से सारे अरेंजमेंट्स करना। देखिए मैं आपको बताऊं ताकि तमाम लोग सुन रहे हैं, आपकी बात भी मेरी बात भी, तो आप ये देखें 266 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। हाँ जी। और 593 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। अब इन सबको इकट्ठा करके हल्का बंदियां होनी है पूरे पाकिस्तान की, तो टाइम 4 महीने तो उन्होंने अब ऐसे ही कहा है। लेकिन जमीनी हक़ाइक़ होते हैं कि फिर उसके बाद कंप्लेंट, शिकायतें, अपीलें, और पहले अपील सुनी जाएगी इलेक्शन कमीशन के, हाँ वो भी 2 माह ले लेते हैं, ज़ाहिर है इतना बड़ा मामला आएगा। और इसके बाद उस अपील के खिलाफ फैसला जो है वो और हाई कोर्ट, ज्यादा सीटें कहाँ बढ़ने का इम्कान है? किस सूबे में ज्यादा सीटें बढ़ने का फायदा नहीं होगा? सीटें का तो आईनी तरमीम में ये होता है कि सीटें 4-5 का फर्क पड़ेगा, उस पर नहीं जाएगा। ये सिर्फ हल्का बंदी करवाएंगे। सीटों की जो मुख्तसस करना जो है वो तो आइन की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हाँ। वो नहीं, ये सिर्फ हल्का। इसका मतलब है सीटों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? सीटों पर फर्क पड़ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन तक डेफर कर देंगे। लेकिन फिलहाल हल्का बंदियां होनी है। असर नो यूनियन कौंसिल आबादी बढ़ी हुई है, कई यूनियन कम हो गई है, कुछ ज्यादा हो गई है। उस यूनियन कौंसिल के मामलात में जो डिमार्केशन होती है, डिमार्केशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जोग्राफाई डिमार्केशन होनी है, इस पर नक्शे आने हैं, बाकायदा महकमा शुमारियात के नक्शे आने हैं,
इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इलेक्शन होंगे। डिमार्केशन बड़ा बारीक काम है, ये बड़ी जांच पड़ताल के साथ होता है। जो उम्मीदवार है वो सर पे खड़े होते हैं कि जनाब इसमें कोई गलत काम ना हो जाए, और उनको फैसला आने के बाद वो इलेक्शन कमीशन में अपील करेंगे। वहाँ अपील कर उनके हक में फैसला ना आया तो मुख्तलिफ हाई कोर्ट में जाएंगे, तो हाई कोर्ट ने फैसला उनके हक में ना दिया तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला पैदा कर देगी कल मुश्तरका वफादात कमीशन। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद के साथ थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।